देखिए लोग आते रहेंगे। और तो इसमें क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, ये है अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हम लोग को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है, जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा उसका रिकैप कर लीजिए। कि शुरू में सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो देखे थे कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स सीमित मात्रा में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम इसमें क्या बनाना चाहते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरीके से। तो जब भी चॉइस वाला बात आएगा तो यहाँ पे एक आ जाता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम किसी चीज़ का चॉइस करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ स्किप करके दूसरे चीज़ को चॉइस करना पड़ेगा। तो पहला है। दूसरा क्या था कि अगर रिसोर्स सीमित है तो हमको जो भी काम करेंगे हमको एफिशिएंसी के साथ करना पड़ेगा ताकि मिनिमम वेस्टेज हो सके। ठीक है, वेस्टेज को कम से कम करने के लिए हमको एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी हम लोग दो तरीके से बढ़ाते थे, एक था एलोकेटिव एफिशिएंसी और एक था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कि मतलब जो जिस भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हमको लेना है, तो वो होता था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। और जिस भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हम ऐसा क्या बना लें कि हमको मैक्सिमम आउटपुट उससे मिलने, मतलब उससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक तरह से मिले। ठीक है, तो वो चीज़ था हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जब संसाधन सीमित हैं, कुछ भी प्रोडक्शन आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नियंत्रित करके वितरण करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल रहे थे रैशनिंग। ठीक है, तो रैशनिंग में क्या, हाँ, रैशनिंग में क्या था कि जैसे हम जब भी किसी चीज़ का रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब उसको नियंत्रित करके वितरण करेंगे, तो उसका दो तरीका था हमारे पास। एक था प्राइस मेथड और एक था नॉन प्राइस मेथड। तो जो प्राइस मेथड था उसमें किसी भी चीज़ का रैशनिंग हम कुछ कीमत लगा के करते हैं। जैसे एग्जांपल लिए तो हम लोग आईफोन का जो वितरण करते हैं तो वो प्राइस रेशनिंग है। जैसे कि 5 लाख का जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है हेल्थ पे, वो क्या था, वो नॉन प्राइस रेशनिंग है। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, तो ये सब क्या है, नॉन प्राइस रेशनिंग है। मतलब देती तो है पर उसमें क्या करती है कि भाई फिक्स कर देती है। जैसे मान के चले एजुकेशन को ले ले, तो बोल दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को ही हम क्या देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ने जाइएगा तो 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होगा उसको पढ़ने पे कोई पैसा नहीं लगेगा। यानी ये 6 से 14 साल जो उम्र हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से रेशनिंग कर दिया गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेने के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसा ना कर दें कि जो हमारे पास संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, वो सीमित संसाधन समय के साथ क्या होने लगे, उसका क्वालिटी या क्वांटिटी उसका क्या रहे, घटने लगे। ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग संसाधन का जो इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से करते हैं कि वो सस्टेनेबल हो हमारे साथ। ठीक है, मतलब लॉन्ग रन तक वो, जैसे कि हमारा जो बाद का जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन उतना ही मतलब इफिशिएंटली वर्क कर पाए जितना कि हमारे लिए कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोग मिसयूज नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा, दूसरा फिर क्या देखे थे, फिर हम लोग इकोनॉमी का टाइप देखे थे कि कैसे कैसे इकोनॉमी काम करता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है और आपका कमांड इकोनॉमी होता है। उसके बाद देखे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग देखे थे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके का है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड में हम लोग देखे थे कि लैंड का एज इट इज डेफिनेशन यहाँ पे काम नहीं करता है। लैंड के अंतर्गत आपका जो भी नेचुरल रिसोर्सेस आ जाएगा, ठीक है, आपका जमीन के अंदर का जो भी मिनरल्स आ जाएगा, जमीन के अंदर के जो भी ओशियनिक रिसोर्सेस हैं, वो सारे के सारे हमारे लैंड के अंतर्गत आते हैं। लेबर क्या होता है हमारे पास, लेबर दो तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल लेबर हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल लेबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कि कैपिटल क्या होगा, तो कैपिटल के अलग अलग प्रकार देखे थे। और इसी में हम लोग बात किए थे कि जो कैपिटल है, यही कैपिटल को इनहेंस करने का काम गवर्नमेंट हमेशा करते रहती है। वो कैपिटल या फिजिकल कैपिटल हो, ह्यूमन कैपिटल हो, फाइनेंशियल कैपिटल हो, नेचुरल कैपिटल हो या फिर सोशल कैपिटल हो। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देखे थे कि ये फाइनेंशियल कैपिटल जो होता है वो फिजिकल कैपिटल को खरीदने के लिए काम में आता है। यही फिजिकल कैपिटल जो है वो हमारा क्या करता है, प्रोडक्शन में कैपिटल का काम करता है। ठीक है, ये जो ह्यूमन कैपिटल है, यही कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये लेबर का काम करता है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल में स्किल, नॉलेज, एबिलिटी वगैरह, हेल्थ, ये सब आ जाता है। नेचुरल कैपिटल यही जो है हमारा बताए थे कि हमारा ये क्या लैंड का काम कर जाता है।
यानी इसमें हम लोग यही चीज देखे थे कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कैपिटल अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ कैपिटल के ही कैटेगरी में आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कोई कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल भी हो सकता है, वो आपका लैंड भी हो सकता है, वो आपका लेबर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो ये लेबर की तरह इस्तेमाल हो सकता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल किसकी तरह होगा, तो वो कैपिटल की तरह इस्तेमाल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वो हमारा फिजिकल कैपिटल को बाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीजें हम कल तक डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद सोशल कैपिटल से क्वेश्चन छोटा सा छूटा था मेरा। हाँ, तो ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ चलिए। अब नेक्स्ट आ रहा है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कहने का मतलब है कि हमारे पास लैंड आ गया है, लेबर आ गया है, ठीक है, कैपिटल आ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप आ गया है, ठीक है, ये चारों चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। इन चारों चीजों में हमको ये भी पता चल चुका है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह हमको वर्क करवाना है इन संसाधनों का, या कमांड इकोनॉमी की तरह वर्क करवाना है इन संसाधनों का। ठीक है, अगर हम फ्री मार्केट या कमांड की तरह इसका काम करवा रहे हैं तो इसको हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इस पे हमको कैसे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रखना है, कैसे इस पे क्या क्या हमारा इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, ये सारा चीज हम देख चुके हैं। तो अब जब सारा चीज देख चुके हैं तो यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है, मतलब इसका नॉलेज हम ले चुके हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फ्री मार्केट लाइन में बोल तो फ्री इकोनॉमी और कैपिटल कमांड इकोनॉमी एक लाइन में बोलना। ठीक है, फ्री इकोनॉमी क्या है कि फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर और जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा इकोनॉमी एक तरह से कह लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग कैटेगरी में जो बांटे थे उसमें तीन कैटेगरी में देख रहे थे इसको कि रिसोर्स का ओनरशिप किसके पास होगा। तो रिसोर्स का ओनरशिप फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी हो सकता है, पब्लिक के पास भी हो सकता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस पे कंट्रोल किसका होगा, हाँ, मतलब रिसोर्सेस पे कंट्रोल किसका होगा, तो वो चीज देखे थे। देखिए, बस यही तीन चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि रिसोर्स का ओनरशिप किसके पास होगा, इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, और रेशनिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होगा। तो अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो रिसोर्स ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट किसी के पास हो सकता है, इकोनॉमिक डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल लेगा, और रेशनिंग सिस्टम यहाँ पे प्राइस रेशनिंग होगा। अगर रिसोर्स ओनरशिप की बात करें कमांड इकोनॉमी में तो पब्लिक के पास होगा रिसोर्स का ओनरशिप, कमांड भी किसका होगा, पब्लिक अथॉरिटी का होगा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट का अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट इसको जिसको भी यहाँ पे बैठा के रखेगी। ठीक है, कमांड इकोनॉमी में रेशनिंग सिस्टम कैसा होगा, तो नन प्राइस होगा। ठीक है, कैसा प्राइस रेशनिंग नहीं होगा, नन प्राइस रेशनिंग होगा। तो जहां पे भी वो चीज देखिएगा ना कि गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, इसी में एक थोड़ा सा भी प्रेजेंट सिनेरियो में बात कर लीजिए। आईएमएफ क्या कहती है, आईएमएफ कहती है कि अगर आपको हमसे हेल्प लेना है तो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, जब इंडिया 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म किया था, ठीक है, तो उसमें आईएमएफ इसी शर्त पे लोन दिया था कि आपको एलपीजी रिफॉर्म लाना होगा, मतलब आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ अपना रुझान बढ़ाना होगा। क्योंकि आईएमएफ जो वर्क कर रही है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ वर्क कर रही है, ये उसी तरीके से संसाधनों को मैनेज करती है। ठीक है, अगर अब आप आईएमएफ से पैसा लीजिएगा और सोशलिस्ट इकोनॉमी बना के रखिएगा अपने आप को, तो इससे आप इसको जो वापस पैसा दीजिएगा, जैसे कि लोन देगी आपको, तो लोन अगर आपको वापस चुकाना है तो आईएमएफ को पता है कि अगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पे रन करेगा अपना इकोनॉमी तो ये हमको लोन चुका नहीं पाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, चुकाएगा भी तो बहुत समय में चुकाएगा, इसलिए आईएमएफ कंडीशंस रखती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आईएमएफ अपना वो क्या बोलते हैं कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है या फिर अपना कुछ ऐसा थोप रहा है। आईएमएफ भी इन चीजों को देखती है कि अगर अगला हमसे कुछ पैसा ले रहा है तो हमको लौटा कैसे सकता है, तो इसके वजह से बोलती है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाइए। जैसे जैसे आपका मार्केट रन करेगा आपके पास इनकम ज्यादा आएगा। ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का वही चीज है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में
समाज के भलाई और समाज का उत्थान पे काम किया जाता है, ठीक है, और वहां पे प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है, ठीक है, इसीलिए आईएमएफ एक काम करती है। चलिए, तो ये सारा चीज देख चुके थे। अब हमको देखना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब ये सारे संसाधन हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, हमको पता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को रन करवाना है प्रोडक्ट बना करके, हमको पता है कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स कैसे हमको चॉइस करना है, कैसे हमको एफिशिएंसी एलोकेटिवली एफिशिएंट होना है, कैसे हमको प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होना है, कैसा रैशनिंग सिस्टम हम करेंगे, और कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज जब हमको पता है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, हम कैसे कैसे चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम सारा का सारा चीज जब भी, अब इसमें जो भी चलेंगे हम लोग सब एग्जाम्पल ले लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें अब जो भी बात करेंगे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो देखिए, उत्पादन संभावना वर्ग या उत्पादन संभावना ग्राफ क्या कहता है, इसको चूंकि हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा सा ये ऑकवर्ड होता है, और हिंदी आप देख रहे हैं, हिंदी में भी आपको ये चीज यादें करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश भी देख रहे हैं तो इंग्लिश समझना हमको भारी पड़ता है। नहीं तो ठीक है, तो इसीलिए तो हम दोनों लिख दिए हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आप याद रख सकते हैं, उत्पादन संभावना वर्ग भी, वक्र भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं, तो आप बस ये कीजिएगा कि जब भी हम पीपीसी बोले, ठीक है, तो आप अपने मन में एक बार ये चीज ध्यान में लाइएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का बात का हो रहा है, ठीक है। बस ये चीज कर लीजिएगा, तो हम पीपीसी जितना बार भी बोलेंगे आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किस चीज का बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, यानी उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिए, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है, ये किसी भी प्रोड्यूसर का, ठीक है। अभी चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और इसी माइक्रो इकोनॉमी में जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, यही माइक्रो इकोनॉमी में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी को हम एज अ होल लेना शुरू कर देंगे, मतलब बड़े पैमाने पे लेना शुरू कर देंगे, तो यही मैक्रो इकोनॉमी बनेगी, ठीक है। और आप देखिएगा कि जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट, जो नियम आपका माइक्रो इकोनॉमी में मतलब लागू हो रहा है, वो सब का सब मैक्रो में होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि यह अधिकतम उत्पादन क्षमता या मात्रा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई एक प्रोड्यूसर है, ये कोई फार्म स्टार्ट किया है, फार्म स्टार्ट करने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप 4 चीज का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके कोई प्रोड्यूसर कितना मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, सर्वाधिक कितना उत्पादन ये कर सकता है, इसी चीज को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी चीज को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसी चीज को कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। ये क्या है, एक इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा कितनी मात्रा में वस्तुओं अथवा सेवाओं का सृजन किया जा रहा है। अब फिर से एक चीज हम बता रहे हैं, कल भी इस चीज का बात किए थे कि जब भी प्रोडक्शन में हम बात करेंगे वस्तु, अगर मुंह से निकल गया वस्तु और अगर सेवा नहीं निकला, तो आपको एज इट इज मान लेना है कि जब हम वस्तु की बात कर रहे हैं तो वहां पे सेवा भी आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हम बोल रहे हैं किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज लग रहा है, तो आपको ये समझना है कि सिर्फ गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, उससे सर्विस भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। मतलब ये अंतर्निहित रहेगा इसमें। अब देखिए तो क्या है तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक उद्योग शुरू करता है। उद्योग किस चीज का है, जिसमें वो अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने के लिए निर्णय करता है। वो क्या करता है कि वो कुछ तो एक लैंड रखता है अपने पास, ठीक है, कुछ लेबर को रखता है, ये लैंड हो गया, कुछ लेबर को रखा अपने पास, कुछ कैपिटल लगाया इसमें, ठीक है, और उसमें कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगाया होगा, और ये क्या कर रहा है, अब 2 चीज का निर्माण कर रहा है, जिसमें वो अगरबत्ती बना रहा है और मोमबत्ती बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके पास कुल 20 लेबर है, ठीक है, इसके पास टोटल 20 लेबर है, और हर लेबर का एफिशिएंसी जो काम करने का है, वो एक दिन में 1 पैकेट या 1 कार्टून अगरबत्ती या मोमबत्ती बना सकता है। एक दिन में एक व्यक्ति क्या करेगा, 1 पैकेट
अगरबत्ती बना सकता है या 1 पैकेट मोमबत्ती बना सकता है। अब हमको ये देखना है, अब हमको क्या देखना है कि 20 लेबर इसके पास, ठीक है, 20 लेबर इसके पास। हम क्या कर रहे हैं कि इन 20 लेबर से कैसे काम करवाएं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या किया कि इन 20 लेबर को बोला कि भाई सब के सब मिलकर के क्या बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, ठीक है, सब के सब मिलकर के क्या बनाओ, मोमबत्ती बनाओ। तो ये देखिए, ये जो वाला ग्राफ है, ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ शो कर रहा है, ये मोमबत्ती बना रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है, ये अगरबत्ती बना रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? नहीं, बोलो ना। ठीक है, तो इधर वाला ग्राफ मोमबत्ती बना रहा है। हमने बोला कि 20 लेबर को कि सब के सब भाई क्या करो, मोमबत्ती बनाना शुरू करो। तो 20 के 20 लेबर एक दिन में क्या करेगा, मोमबत्ती बना देगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में 20 पैकेट मोमबत्ती बना और 0 पैकेट अगरबत्ती बनेगा, क्योंकि 20 लेबर क्या काम कर रहा है, मोमबत्ती बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या बोले कि नहीं, ऐसा करो, 20 लेबर क्या करो, मोमबत्ती बनाओ, आज क्या करो, आज अगरबत्ती बनाओ सब मिलकर के। तो जब सब मिलकर के अगरबत्ती बना रहा होगा, तो ये क्या हुआ, 20 का 20 पैकेट अगरबत्ती बन जाएगा और एक भी पैकेट मोमबत्ती नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने बोला कि ऐसा करो भाई, 10 लेबर मोमबत्ती बना लो और 10 लेबर अगरबत्ती बना लो, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे तो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जिसमें कि 10 पैकेट मोमबत्ती भी एक दिन में बन के आएगा और 10 दिन में एक दिन में 10 पैकेट अगरबत्ती भी बन के आएगा। यानी देखिए, संसाधन हमारे पास सीमित है। संसाधन क्या है, जो भी हम मशीन लगाए होंगे, जो भी हम रॉ मटेरियल ला रहे होंगे, ठीक है, हमारे पास लेबर बेस ही है। इस फिक्स कैपेसिटी में ही हम क्या कर रहे हैं, इस सीमित संसाधन में ही हम क्या कर रहे हैं, कभी तो 20 पैकेट मोमबत्ती बना ले रहे हैं एक दिन, कभी तो 20 पैकेट अगरबत्ती बना ले रहे हैं एक दिन, कभी हम क्या कर रहे हैं कि 10 पैकेट अगरबत्ती 10 पैकेट मोमबत्ती बना ले रहे हैं, कभी 5, अगर 5 लेबर को बोल दे कि तुम अगरबत्ती बनाओ और बाकी 15 मोमबत्ती बनाओ, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5 पैकेट अगरबत्ती हो जाएगा, 15 मोमबत्ती हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो ग्राफ जो यहाँ पे हम बनाए हैं, क्या यही वाला ग्राफ बन करके नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है, एकदम आएगा, ठीक है, यानी कि यही वाला ग्राफ बन करके आएगा। अब यही जो ग्राफ हो गया, यही हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाता तो और बात थी, पर बात यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का, और हमको पता है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने में किसी तरह का कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। मतलब किसी भी लेबर को किसी तरह का स्किल सेट नहीं चाहिए, उसको बस बता देगा कि ऐसे अगरबत्ती बनाना, वो बना लेगा, उसको एक ढांचा दे देगा, बोलेगा कि ऐसे ऐसे मोमबत्ती बनाना है, वो बना लेगा। लेकिन क्या हो अगर इसी फर्म में क्या हो कि कुछ ऐसे चीजों को बनाया जाए जिसके लिए कुछ स्किल का जरूरत हो, ठीक है, जिसको करने के लिए कुछ स्किल का जरूरत हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखे हैं। अब यहाँ, हाँ चलिए एक चीज और बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी पॉइंट की बात करें तो ABCDE हम पॉइंट बना दिए हैं, अगरबत्ती कितना बन रहा है, मोमबत्ती कितना बन रहा है। अब अगर इसमें हमसे कोई पूछे कि पॉइंट A से पॉइंट B पे अगर हम जा रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B पे अगर जा रहे हैं, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन, ठीक है। यहाँ पे हम 20 मोमबत्ती बना रहे थे, अगरबत्ती हम कोई नहीं बना रहे थे, पर हमने क्या किया, A से B पर जब हम जा रहे हैं, हम जब A से B पर जा रहे हैं, तो अगरबत्ती का संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन मोमबत्ती का संख्या क्या हो गया, घट गया। मतलब कि अगर हम 5 अगरबत्ती और नहीं बनाते, 5 पैकेट अगरबत्ती, तो हम 5 पैकेट मोमबत्ती बना सकते थे। यानी कि पॉइंट A से B पर जाने में जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा, जो अवसर लागत हमको लगा, वो अवसर लागत क्या है, 5 पैकेट मोमबत्ती का है। अवसर लागत क्या है, 5 पैकेट मोमबत्ती का है। इसको एक और तरीके से समझिए कि यही जो संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो लैंड यूज कर रहे हैं, जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम 20 पैकेट मोमबत्ती बना सकते थे, पर हमने तय किया कि 5 पैकेट मोमबत्ती कम भी बने तो चलेगा,
ठीक है, लेकिन हमको 5 पैकेट क्या चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। यानी यही जो 5 पैकेट अगरबत्ती मोमबत्ती कम बना, यही हमारा क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। ठीक है, अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करते चलेंगे, ये चीज और क्लियर होते चलेगा। ठीक है, अब चलिए आइए अब आगे आते हैं। यानी रमेश को क्या होना पड़ेगा, एलोकेटिवली इफिशियंट होना पड़ेगा। ठीक है, जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वहन होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब देखिए ये कोई करेगा क्यों, ऐसे ऐसे दिमाग में आ सकता है कि भाई 20 पैकेट मोमबत्ती और अगरबत्ती ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति क्यों करेगा। तो चलिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपल कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि लाइट वगैरह कटते रहता है, वहां पे मोमबत्ती का डेली जरूरत पड़ता है। या फिर आप कह लीजिए किसी रेस्टोरेंट में कोई कैंडल लाइट डिनर वगैरह इस तरह का, कहीं पे भी तो मोमबत्ती का कहीं तो खपत है, उसके लिए मोमबत्ती बन रहा है। अभी क्या होता है कि समय आ जाता है नवरात्रि का। ठीक है, समय आ गया किस चीज का, नवरात्रि का। रमेश अभी क्या कर रहा था, 10 पैकेट अगरबत्ती और 10 पैकेट मोमबत्ती बना रहा था। ठीक है, समय आ गया नवरात्रि का। नवरात्रि में क्या हुआ कि अगरबत्ती का मांग बढ़ने लगा। अगरबत्ती का मांग क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो रमेश के पास जो 10 पैकेट डेली बिक रहा था, अब यहाँ पे रमेश के पास क्या आ रहा है, रमेश को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो बहुत सारे अगरबत्ती वाले कस्टमर चले जा रहे हैं, लौट जा रहे हैं। ठीक है, और अगरबत्ती का मोमबत्ती का तो फिक्स है। ठीक है, मोमबत्ती में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि इन्हीं लेबर से क्या करे, चूंकि अगरबत्ती का सेल बढ़ गया है तो हम क्या कर ले, ज्यादा अगरबत्ती बना ले। तो अगर ये ज्यादा अगरबत्ती बनाएगा तो 5 पैकेट वही चीज है कि इसको तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स उसके पास सीमित है, लेबर उसके पास 20 है, बना वो उतना ही पाएगा। यानी अगरबत्ती को वो क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा, और मोमबत्ती को कम कर लेगा। तो यही क्या है, ये अवसर लागत है। ये जो 5 पैकेट और ये बना सकता था, उसका क्या हो गया, ये अवसर लागत लगा। ठीक है, जो कम हुआ मोमबत्ती, 5 पैकेट मोमबत्ती, इसका अवसर लागत हुआ। लेकिन इससे इसका ऑल ओवर बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ऑल ओवर बिजनेस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये एलोकेटिवली इफिशियंट हुआ। अभी इसने देखा कि मार्केट का क्या डिमांड है, मार्केट के डिमांड के अनुसार ये क्या हुआ, एलोकेटिवली इफिशियंट हुआ। प्रोडक्टिवली तो ये दोनों जगह पे है। ठीक है, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट ये दोनों जगह पे है। यहाँ पे वो मैक्सिमम वो 20 पैकेट ही बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम 20 पैकेट ही बना रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 20 ही बना रहा है, यहाँ भी हर जगह पे वो 20 ही बना रहा है। यानी प्रोडक्टिवली वो कहीं पे भी इनएफिशिएंट नहीं है, हर जगह पे प्रोडक्टिविटी जितना होना चाहिए उतना ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, एलोकेटिवली एफिशिएंट हो रहा है। और जब भी कोई व्यक्ति एलोकेटिवली एफिशिएंट होगा, तो हमने पहले भी बात किया है कि वहां पे किसी न किसी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एलोकेटिवली एफिशिएंट होने के लिए आपको चॉइस करना पड़ेगा। और जब चॉइस कीजिएगा तो चॉइस में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वहन करना पड़ेगा, अवसर लागत आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हमको लगता है यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब आइए, अब रमेश क्या करता है, वहां पे अभी क्या बात कर रहे थे कि ऐसा हम कोई बिजनेस उठाए हैं जिसमें किसी तरह का कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, जिसमें किसी तरह का लेबर का कोई स्किल सेट नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब जो रमेश प्रोडक्शन कर रहा है, अब वो कर रहा है क्या कि वो कुछ मोटरसाइकिल बना रहा है और कुछ फोन बना रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, रमेश मोटरसाइकिल बना रहा है और फोन बनाने का उद्योग शुरू कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन आएगा, इसमें कंडीशन आएगा कि अभी फिर से उसके पास कितना है, 20 लेबर है। ठीक है, फिर से उसके पास कितना है, 20 लेबर है। लेकिन 10 लेबर जो है, 20 में से जो 10 लेबर है, 10 लेबर जो है वो मोटरसाइकिल बनाने में पूरी तरह से इफिशियंट है। वो बिल्कुल एक दिन में एक मोटरसाइकिल बना सकता है। ठीक है, मतलब 10 लेबर मिल करके 10 मोटरसाइकिल एक डे में बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर लेबर जो है जो मोटरसाइकिल बना रहा है, इसको आप फोन बनाने के लिए दे दीजिएगा, तो वो उतना अच्छा से उतना प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये देखिए कि इसमें जो 20 लेबर है उसमें 10 लेबर जो है मोटरसाइकिल बनाने में पूरी तरह एफिशिएंट है, और 10 लेबर जो है
वो फोन बनाने में एफिशिएंट है। तो अगर हम 10 लेबर को फोन बनाने में लगा दें और 10 लेबर को मोटरसाइकिल बनाने में लगा दें, तो रमेश क्या करता है, एक दिन में 10 मोटरसाइकिल और 10 फोन बना सकता है। ठीक है, एक दिन में 10 मोटरसाइकिल और 10 फोन बना सकता है। अब देखिए, लेकिन मोटरसाइकिल बनाने वालों को अगर फोन बनाने के लिए दे दे, तो एक व्यक्ति एक दिन में 0.5 फोन बना पाएगा, 0.55 फोन बना पाएगा। मतलब कि एक फोन बनाने के लिए उसको 2 दिन का समय देना पड़ेगा। अगर मोटरसाइकिल वाला जो मैकेनिक था वो मोटरसाइकिल बना रहा था तो एक दिन में एक मोटरसाइकिल बना दे रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल वाला को आप फोन बनाने के लिए दे दीजिएगा तो वो एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन ले रहा है एक फोन बनाने में। वैसे ही अगर फोन बनाने वाले को अगर मोटरसाइकिल बनाने के लिए दे दिए, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ, हाँ, तो मतलब वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट हो गया। नहीं, अभी देखिए इस पे क्या हो रहा है। आप इसको ये कह सकते हैं कि अभी देखिए प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा भी रुक जाइए। ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन में क्या कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति जो है 2 दिन में फोन बना पाएगा, मोटरसाइकिल वाला जो मैकेनिक है। लेकिन वही उसी तरीके से मोटरसाइकिल वाले को फोन बनाने के लिए दे दें तो ये भी क्या करेगा, 2 दिन में एक बनाएगा। अब अगर हम क्या करें, सारे के सारे मजदूर को हम क्या बोले कि चलो भाई सब के सब मोटरसाइकिल बनाओ। ठीक है, सारे के सारे क्या बनाओ, मोटरसाइकिल बनाओ। ठीक है, सारे के सारे मोटरसाइकिल बनाओ तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर सभी लेबर मोटरसाइकिल बनाने लग जाए तो क्या हो गया, एक दिन में कुल उत्पादन कितना हो गया, मोटरसाइकिल वाला 10 गो तो 10 मोटरसाइकिल बना लेगा, लेकिन 10 गो फोन वाला कितना बना पाएगा, 5 गो मोटरसाइकिल बना पाएगा। यानी कि टोटल मोटरसाइकिल कितना बन पाया मेरे पास, 15 बन पाया। टोटल मोटरसाइकिल कितना बन पाया, 15 बन पाया। यदि सभी लेबर फोन बनाने लग जाए तो एक दिन में कुल उत्पादन कितना होगा, 10 गो फोन बनाने वाला लेबर 10 गो फोन बना लेगा और बाकी जो 10 गो बचेगा लेबर वो 5 गो फोन बना पाएगा। ठीक है, वो क्या बना पाएगा, 5 ही फोन बना पाएगा। ठीक है, यानी इस कंडीशन में अगर देखें तो जब फोन का प्रोडक्शन 0 हो रहा है तो मैक्सिमम मोटरसाइकिल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, जब 0 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है तो मैक्सिमम फोन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब जो ग्राफ आएगा, पहले वाला जो ग्राफ था बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला घसक के कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और ये वाला घसक के नीचे आ गया, और ये वाला ऐसा जो काम हुआ, ये हुआ क्यों ये ग्राफ नीचे घसक के क्यों आ रहा है, ठीक है, बताइए क्यों आ रहा है। ये ग्राफ नीचे घसक के क्यों आया? हाँ, ये वाला वैल्यू, जैसे देखिए इसमें क्या था, इसमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा था, पर यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था, उसको यहाँ पे होना चाहिए था, इस तरीके से 10 से ही गुजरता पर ऐसे गुजरता, पर ये नीचे क्यों आया ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करने लगे एक्सपर्टीज का। हम क्या बात करने लगे, एक्सपर्टीज का। हाँ, मतलब सही बोल रहा है कि एक्सपर्ट स्किल का। हाँ, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्किल का बात करने लगे। यहाँ पे किसी तरह का कोई, होने के कारण, हाँ, यहाँ पे किसी तरह का कोई स्किल का जरूरत नहीं था, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना सकता था। यहाँ पे अब स्किल का जरूरत पड़ रहा है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बना सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास लैंड फिक्स है, लेबर 20 फिक्स है, 20 लेबर का 20 फिक्स है। ठीक है, हमारे पास कैपिटल फिक्स है, हमारे पास वहां पे भी सेकंड वाले ग्राफ में तो ये कंक्लूजन निकलेगा ना कि बना तो सकता है लेकिन टाइम टेकन ज्यादा हो जा रहा है। वही चीज है। अभी देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे जब 15 मोटरसाइकिल बन रहा है तो क्या हमारा कोई भी ऐसा लेबर है जो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। कहीं जो 10 मोबाइल वाला काम कर रहा है उसका स्किल तो कम है ना, तभी तो वो 5 को प्रोड्यूस करके दे पा रहा है। स्किल हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी बस इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, स्किल सेट बढ़ेगा तो क्या होगा उसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, पर अभी फिलहाल बस ये ध्यान में रखिए
कि क्या हमारे पास जो 20 लेबर है, क्या 20 में से कोई भी लेबर ऐसा हो रहा है कि कोई काम चोरी दिखा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से? नहीं, नहीं, सब कर रहा सारा है। का सारा लेबर हमारा काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अगर बोल रहे हैं सारे के सारे लेबर को कि तुम मोटरसाइकिल बनाना शुरू करो, इसका मतलब वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, वो मेरा रिस्क कैपेसिटी है, हाँ, वो मेरा काम है कि हम लेबर को कैसे काम करवाते हैं। यानी कि हम अगर, क्यों बंद कर रहा है रे, काहे बंद कर रहा है, उसको काहे बंद कर रहा है, मत बंद करो उसको, ठीक है, फोन निकाल के ले जाए यहाँ से, ठीक है। देखिए, यानी कि ये जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप का बात है कि आपको एलोकेटिवली एफिशिएंट आप कैसे हो रहे हैं। अच्छा चलिए, इस पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं, ये और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि मोटरसाइकिल का डिमांड अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पहले क्या था कि एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में बिक रहा था, ठीक है, पहले एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में बिक रहा था, और एक फोन भी जो है वो 10,000 रुपए में बिक रहा था, एक फोन भी जो है वो 10,000 रुपए में बिक रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, 10,000 मोटरसाइकिल से आ रहा था डेली, 10,000 फोन से आ रहा था डेली। कितना टोटल इनकम आ रहा था मेरे पास, 20,000 का इनकम आ रहा था, ठीक है। मोटरसाइकिल का कीमत अचानक से बढ़कर के कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है, ये दाम कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या काम होगा, हमको तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है। फोन का दाम अभी भी 10,000 है, पर मोटरसाइकिल का कीमत कितना हो गया अचानक से, 50,000 हो गया। तो अगर मोटरसाइकिल का कीमत 50,000 हो गया, तो हम इसके लिए एलोकेटिवली एफिशिएंट कब होंगे, जब हम 15 मोटरसाइकिल एक दिन में बनाना शुरू कर दें। अब 15 मोटरसाइकिल एक दिन में बनाएंगे तो एक दिन में हमारा इनकम कितना हो गया, 15 पचे 75, ठीक है, यानी 7,50,000 रुपया हो गया ना, ठीक है। हाँ, हमारे पास क्या हो गया, 7 लाख, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। यानी प्रॉफिट को ये क्या कर लिया, मैक्सिमाइज कर लिया। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही क्या कहलाएगा, एलोकेटिवली एफिशिएंट होना कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस ग्राफ पे कहीं भी कोई भी व्यक्ति, अगर आपका प्रोडक्शन इस ग्राफ पे हो रहा है, इस ग्राफ पे अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो गिवन ग्राफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, इस ग्राफ पे कहीं भी कोई भी लेबर अपना काम में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, किसी के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। इस ग्राफ में आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिवली क्या है, एफिशिएंट है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब कि ठीक है, उसका स्किल नहीं है वो अलग बात है, पर क्या हमारा कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम काम कर रहा है क्या यहाँ पे? आंसर है नहीं, नहीं, काम तो सेम ही कर रहा है, लेकिन काम बिल्कुल सेम कर रहा है, प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जा रहा है। बिल्कुल, ये हमारा काम है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम है कि कहाँ पे काम करवाना है। वो हमारा एलोकेटिवली एफिशिएंसी बताएगा कि हम कितना एलोकेटिवली एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन इस लाइन पे कहीं भी हमारा प्रोडक्शन किसी तरह से कोई वेरी नहीं हो रहा है, किसी तरह से प्रोडक्शन हमारा मतलब कम नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से हम प्रोडक्टिवली क्या है, एफिशिएंट है। अब देखिए, अगर हम बोलें कि इन्हीं 20 लेबर का इस्तेमाल करके हमको 11 मोटरसाइकिल 15 मोटरसाइकिल बनाना है, और 12 मोटरसाइकिल बनाना है और 15 को फोन बनाना है, यानी हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यहाँ पे कहीं तो ऑपरेट करना है, ठीक है। सेम स्केल सेम लेबर को लेकर के क्या हम कभी भी इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर सकते हैं जहां पे 10 से ज्यादा आईफोन भी बन जाए, और इस तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ जब एक दिन में एक उत्पादन कर रहे हो तो पॉसिबल कैसे है? यहाँ पे 14 ये हो गया मोटरसाइकिल का लिए, ठीक है, 14 मोटरसाइकिल के लिए, और इसके लिए कितना हो गया, मान के चलिए कि आप 15 है तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि इन 20 लेबर का इस्तेमाल करके, क्या 20 लेबर का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला चीज कभी जनरेट कर सकते हैं? नहीं, तो आंसर है गलत, ठीक है। हम कर सकते हैं,
लेकिन कब कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। यदि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर प्रोडक्शन करना है, अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो ग्रोथ नाम का चीज, या फिर आप कह लीजिए जो इंक्रीज इन ग्रोथ या डेवलपमेंट, इस तरीके की जो बात करते हैं, उसका बात ही नहीं होता। अगर हम इसके बाहर अगर हम फिक्स हो जाते हैं कि हमको इसी पे मैक्सिमम काम कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकते हैं, तब तो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इन सब चीज का बातें नहीं होता कभी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अगर आपको इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो वर्कर यहाँ पे हाथ से काम कर रहा होगा, उसके लिए कुछ मशीन्स लेकर के आना होगा आपको। ठीक है, कि अब भाई क्या करो कि तुम जो काम मशीन से हो सकता है वो मशीन से काम कर लो। ठीक है, मशीन से तो काम, मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट कर हाँ, दिया। मतलब कि क्या होगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करते हैं, तो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जा सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर काम करना है, तो 20 के जगह पे आप 50 लेबर लगा लो। ठीक है, आप क्या कर लो, नंबर ऑफ लेबर भी बढ़ा दो, नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा लो। ठीक है, या फिर जो आपका फर्म था, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब करके, कहने का मतलब ये हो गया ना कि अगर लेबर को कांस्टेंट रख रहे हो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो, और बिल्कुल टेक्नोलॉजी अगर मतलब वही है तो लेबर को बढ़ा लो। बिल्कुल, ठीक है, यानी कि या तो आप क्या कर सकते हैं, लेबर का क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लेबर के क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेबर का क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, लेबर का क्वालिटी इंक्रीज होगा, इसको आप कुछ स्किल सेट दीजिए। ठीक है, इसको आप क्या दीजिए, स्किल दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आप लेबर का स्किल बढ़ा देते हैं, तो इसका काम करने का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर काम करना है, अगर हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, कैपिटल आता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, अभी मान के चलिए किसी इनकम किसी मतलब इन्वेस्ट आप 50 लाख किए हुए हैं। ठीक है, आप 50 लाख को 1 करोड़ कीजिए ना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यही जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप कैसे कीजिएगा, आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा टेक्नोलॉजी में बढ़ा करके, इसका कैपिटल बढ़ा करके, नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा करके। ठीक है, यही चीज करके तो आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन कि अगर इसमें हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए से बी पर जाने के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, इसको देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कम रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या, कि ऐसा आप ए पर क्या प्रोड्यूस कर रहे थे जो बी पे आके घट गया। आप पॉइंट ए पर ऐसा क्या, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारा बढ़ गया ना रे, मतलब फिर से देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बार बार हुआ है। जैसे देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जो चीज बढ़ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको देखना ही नहीं है, इसको आपको इग्नोर करना है। जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमने एलोकेटिवली एफिशिएंट होने का काम किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा आपको देखना क्या है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होगा, कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ऐसा बढ़िया से बढ़िया उत्पादन जो कि हमने छोड़ दिया। तो पॉइंट ए पे हम 15 मोटरसाइकिल बना रहे थे,
पॉइंट बी पे हमने 10 मोटरसाइकिल बनाया, ये 15 से जो 10 हुआ है, यही 5 मोटरसाइकिल 5 जो छोड़ है, दिया। हाँ 5 मोटरसाइकिल जो है हमारे पास क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन ठीक गया। है, अगर बी से सी पे जा रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, 10 मोटरसाइकिल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है। क्या यहाँ पे 10 से 15 हो रहा है तो किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया? नहीं, ये तो बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। अब देखिए इसी को वाइस वर्सा, अगर हम पॉइंट बी से सी पे आ रहे थे, अब हम पॉइंट सी से बी पे जा रहे हैं। पहले हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छा। अब हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हाँ, तो अपॉर्चुनिटी सी से कॉस्ट बी क्या जा हुआ, रहे हैं, 5 हो जाएगा। 5 मतलब क्या, 15 से 10 हुआ ना। बिल्कुल 15 से 10 5 हो गया, फोन का। 5 फोन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया हमारे पास। अगर हम बी से ए पे हाँ। जाएं तो क्या होगा, तो 10 फोन का 10 फोन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। 10 फोन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमको मतलब ये चाहिए कि हमको साथ में करते रहना है। संजीत जी क्लियर है चीजें? ना सर, आज हम पहला बार देखी थी तो हमरा तो ऊपरे ऊपरे से पार होता। अच्छा, तो पहला बार देख रहे हैं। सुधीर जी बस बाहर की बात है भैया, नहीं समझ में आ रहा यार। लेट ज्वाइन किए हैं, पहले कुछ है नहीं तब। अच्छा चलिए अभी नहीं, ये वाला ज्वाइन किए टॉपिक, वो ठीक है, ये वाला टॉपिक झेलिए। दो ठीक है, लेक्चर जो है ना, पहला जो 2 टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं, पहला 2 क्लास जो पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है भाई ये चीज। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नहीं, दिक्कत हो रहा इसीलिए हम लोग के पार हो रहा है सर। है। नहीं तो बस ई वाला नहीं, टॉपिक, 2 लेक्चर देख लीजिए। ये वाला टॉपिक रुक जाइए, समय निकाल के ये वाला टॉपिक रुक जाइए थोड़ा सा। अगला टॉपिक जो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई वाला पढ़ेंगे ना, उसमें बिल्कुल शुरू से है और वो बिल्कुल समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस 5 मिनट और झेलिए इसको, 5 मिनट में ये खत्म हो गया। ठीक है, मनी बैंकिंग ये सब नहीं ना पढ़ा है नहीं अभी कहाँ, अभी तो नहीं शुरू हुआ है वो सब, मनी बैंकिंग सब आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि कोई ये 10 लेबर जो है वो 10 का 10 लेबर अगर ठीक से काम ना करे, 10 में से 2 लेबर कहाँ चला जाए, छुट्टी पे चला जाए। ठीक है, और बाकी जो 10 लेबर है, बाकी जो 10 और 8 18 लेबर है वो अच्छे से काम करे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन जो है, इस जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जहां पे हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां से कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अगर हमको इससे ऊपर निकलना है, ठीक है, अगर इससे ऊपर निकलना है तो हमको टेक्नोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा, हमको क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से नीचे काम हो रहा है, मतलब इस लाइन पे भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई 10 मान के चलिए कि यहाँ पे 10 गो फोन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल 8 ही जनरेट हो रहा है, यानी कि इस दिन 2 मोटरसाइकिल वाला लेबर जो है वो नहीं आया होगा, या वो काम ठीक से नहीं कर रहा होगा। उसी तरीके से लेबर अगर क्या करे, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करे, अगर अच्छे से काम ना करे तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बस इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था क्या कि यदि x पर पॉइंट x पर उत्पादन क्यों नहीं हो सकता है, तो अगर इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो पॉइंट x पर उत्पादन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हम यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी से वर्क कर रहे हैं। हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी से हम 10 मोटरसाइकिल 10 फोन ही बना सकते हैं, तो इससे ज्यादा तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बढ़ सकता है इससे ज्यादा। ठीक है, उत्पादन, क्योंकि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमको लिमिट कर रहा है कि आपको यहीं तक काम कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि y पर उत्पादन हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या है। अगर कोई काम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर नहीं हो रहा है, उसके नीचे हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम बाधित हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई लेबर या तो काम चोरी कर रहा होगा, या तो छुट्टी में होगा, या तो किसी तरह का प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, किसी का तबीयत खराब होगा, वो छुट्टी ले लिया होगा, तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पाइए। लेकिन वाई पे जो है
तो वाई पे जो फैक्टर में आएगा वो तो अल्टीमेटली लेबर पे ही आएगा ना। हाँ, हम लोग इस पे लेबर का ही बात कर रहे किसी हैं। भी चीज हाँ को हाँ, प्रोडक्शन करने के लिए जो 4 फैक्टर होते हैं उसमें से लेबर पे ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि और न लैंड पे आएगा, न एंटरप्रेन्योरशिप पे आएगा, न कैपिटल बिल्कुल पे बिल्कुल। आएगा। हाँ, लेबर कैपिटल पे क्या आ सकता है? कैपिटल पे आ सकता है, उस पे हम देखेंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कैपिटल पे इसलिए आ सकता है ना। हालांकि देखिए, यहाँ पे अगर हम इन चीजों को फिक्स करके रखे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन जो है हाँ वो फिक्स्ड है, तब इस केस में सिर्फ हाँ लेबर पे ही आएगा। ठीक है। हाँ अगर हाँ, हम वो स्पेशल बाकी केस को, में आएगा, हमको लगता है हाँ, कैपिटल वाला। अगर हम बाकी को थोड़ा सा वो डाइवर्सिफाई रखें कि किस किस पे आएगा, तो कैपिटल पे भी आ सकता है आपका, लेबर पे भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, तो कैपिटल के लिए हमको लगता है कुछ और केसेस होगा, ये वाला केस लेबर का ही है। हाँ बिल्कुल, ये केस लेबर का ही है। ठीक है, चलिए, ये चीज हो गया। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा देखिए, यदि पॉइंट, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, यदि पॉइंट वाई पर 9 गो मोटरसाइकिल जनरेट हो रहा है और 9 गो फोन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 9 मोटरसाइकिल है, ठीक है, और 9 गो फोन है यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस पॉइंट वाई से अगर हम पॉइंट बी पे जाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम पूछ रहे हैं कि वाई से हम कहाँ जा रहे हैं, वाई से जा रहे हैं बी पे, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? वाई से जा रहे हैं बी पे, तो वाई से जा रहे हैं बी पे, तो दोनों में ही तुम्हारा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर दोनों में चीजें बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ से यहाँ जाने में हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, यानी अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या क्या आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ देगा कि अगर किसी उत्पादन संभावना वक्र पर हम काम कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? अगर हम इस वक्र पे काम कर रहे हैं, अगर हम इस वक्र पे काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी 0 हो सकता है? इसी केस में 0 मिल रहा है तो हो सकता है नहीं, तो यही तो फंस गया बात को। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर काम कर रहे हैं, तब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो सकता है। लेकिन अगर अंदर वाला ही तुम्हारा सवाल तो हाँ, फिर से बोल। सवाल है मेरा कि अगर हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे कहीं एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो क्या हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी 0 होगा? नहीं, कभी 0 नहीं होगा। किसी केस हाँ, में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुमको मिलेगा ही आप मिलेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाइएगा तो आपको किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, भले ही किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही किसी चीज का प्रोडक्शन कम किए तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहन करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब दिए हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछे हुए है कि किस उत्पादन, आप कह सकते हैं पीपीसी, ठीक है, इसी पीपीसी को कभी कभी पीपीएफ बोलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, इस चीज का क्वेश्चन हम लेके भी आए हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज रहा हमारे पास पूरा का पूरा। अब यही चीज है कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे है, अगर इस पॉसिबिलिटी कर्व को हमको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा रमेश को? ज्यादा से ज्यादा लेबर का आवश्यकता होगा। लेबर का स्किल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर टेक्नोलॉजी का सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये समझ में आ गया। बस, तो यही चीज है, क्वेश्चन यही तो पूछेगा, लेबर का आवश्यकता बढ़ाना पड़ेगा, स्किल बढ़ाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज अगर बढ़ाता है, तभी ये अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 1 से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2 पे जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए सेम पीपीसी जो है, यही जो पीपीसी है जो हम एक प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म के लिए बना रहे हैं, रमेश के कंपनी के लिए बना रहे हैं, क्या यही पॉसिबल क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र जो है, ग्राफ जो है, यही क्या हमारे इंडिया के लिए नहीं बनेगा? ठीक है, पर इंडिया के लिए जब बनेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इंडिया के लिए जब बनेगा तो इंडिया के लिए क्या बनेगा
कि यहाँ पे सिर्फ एक एक वस्तु का निर्माण हो रहा था। इंडिया के लिए बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होगा, हजारों लाखों वस्तु का निर्माण कर रही है इंडिया। हजारों सर्विसेज का इजाद कर रहा है इंडिया, हजारों सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर से जब हम वस्तु बोल रहे हैं तो वस्तु और आपका सर्विस, ठीक है, आपका वस्तु और सेवा दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक एक वस्तु को देख सकते हैं कि ये इस वस्तु का निर्माण कर रहा है, ये इस वस्तु का निर्माण कर रहा है। कोई कंपनी है तो 3 वस्तु बना रही है तो तीनों का हम देख सकते हैं, 4 वस्तु बना रही है, चारों का देख सकते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ वस्तु क्या हो जाएगा, 1 से बढ़कर के 1000 हो जाएगा। तो अब 1000 वस्तु को आप यहाँ पे कैसे डिनोट कीजिएगा, आप इसको डिनोट नहीं कर पाइएगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक वस्तु का प्राइस डिनोट कर देते हैं, ठीक है, हर एक वस्तु का क्या कर देते हैं, प्राइस डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति 10 वस्तु जनरेट कर रहा है तो 10 वस्तु प्रोड्यूस करने में उसको कितना कीमत लग रहा है, उसका प्राइस हम डिनोट कर देंगे यहाँ पे। अगर कोई 10 गो सेवा जनरेट कर रहा है, 100 गो सेवा, 1000 गो सेवा जनरेट कर रहा है, तो सेवा में कितना पैसा वो लगा रहा है, कितना पैसा का प्रोडक्शन हो रहा है, हम फिर क्या आते हैं, इसके मॉनेटरी वैल्यू पे आ जाते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, मोटरसाइकिल और फोन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल और फोन नहीं लिखेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सीधा सीधा इसका मॉनेटरी वैल्यू लिख देंगे। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करें, अगर पूरे भारत के केस में बात करें तो पूरे भारत के केस में क्या होगा, भारत कुछ ना कुछ गुड्स बना रहा होगा। तो हो सकता है कि ये क्या करे, 1 ट्रिलियन अमाउंट का क्या बना रहा है इंडिया, गुड बना रहा है। और 1 ट्रिलियन अमाउंट का इंडिया क्या बना रहा है, सर्विस बना रहा है, ठीक है। और इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये है। अगर इंडिया को अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे काम करना है, ठीक है, तो अब देखिए क्या इंडिया में जो मजदूर काम कर रहे होंगे, जो लेबर काम कर रहे होंगे, जो कैपिटल लग रहा होगा, क्या उसमें सारे के सारे लेबर बिल्कुल अपने 100% इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे क्या, ठीक है। क्या सारे के सारे लेबर, सारे के सारे कैपिटल एंटरप्रेन्योर से सब 100% इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो कभी नहीं भाई कुछ बैंक कर्मचारी ठीक करना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो नहीं हो रहा होगा, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर वर्क कर रही होगी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ है, इंडिया कहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब अगर इंडिया यहाँ काम कर रही है तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर का इफिशियंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ, उसके इफिशियंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। या फिर इंडिया क्या कर सकती है, अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर सकती है। इसमें क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी ऐड कर सकती है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या कर सकती है कि क्वालिटी ऑफ लेबर को क्या कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लेबर को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। करेगा। जब क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ाइएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ाइएगा, तो आपका जो क्षमता है वो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता आपका बढ़ जाएगा। यानी जब इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहां था और अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहां आ गया, यहां आ गया। यानी कि जो ये गैप यहां से यहां शो हो रहा था आपको, अब यही गैप जो है आपको यहां से यहां शो होगा और अब इंडिया यहां पे काम कर रहा होगा। जब इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास होगा, स्किल का विकास होगा। अभी भी देखिए डिफरेंस इतना ही है, अभी भी जो लोग काम चोरी कर रहे थे वो इतना ही कर रहे थे, अभी भी लोग काम चोरी इतना ही कर रहे हैं। लोगों का इफिशियंसी नहीं बढ़ाया, हमने क्या कर दिया, अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का, किसी एक देश के लिए टेक्नोलॉजी का क्या आवश्यकता है इकोनॉमिक टर्म में। जो हम लोग स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, ये सारा का सारा मिशन जो चल रहा है वो यही 2 चीज बढ़ाने के लिए है। या तो आप लेबर का, जो आपके पास लेबर है, लेबर का क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीज गवर्नमेंट कर रही है।
वहीं पे डिजिटल इंडिया मिशन वगैरह जो चल रहा है, ये इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ाने के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा जो मिशन चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का खेला है। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यूपीएससी के मेंस का एक आंसर लिख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, क्या पूछे हुए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेंस का, कहाँ गया यार, अच्छा उसमें है, रुक जाइए, इसी में तो दिख रहा है क्वेश्चन वो नीचे। नहीं नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव है ना, देखिए ये है। ठीक है, मेंस का ये क्वेश्चन था, ये मेंस का क्वेश्चन था, संभावित जीडीपी को परिभाषित करें। ठीक है, और इसके निर्धारकों की व्याख्या करें। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभावित जीडीपी को साकार करने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो संभावित जीडीपी कहने का मतलब क्या था कि अगर इंडिया के लिए हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही बनेगा, और इंडिया जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है वो इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं कर सकता है। हम यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लिए हैं, यानी कि इंडिया का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा काम करने का वो क्या होगा, इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे होगा। लेकिन इंडिया अभी यहाँ या यहाँ काम कर रही होगी, इंडिया जो है प्रोडक्शन कहाँ कर रही होगी, यहाँ या यहाँ। ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब देखिए इसी से क्वेश्चन पूछा है कि संभावित जीडीपी को परिभाषित कीजिए। जीडीपी का मतलब, संभावित का मतलब जो मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट मींस मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ फर्म, ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है ये। ठीक है, इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। इस क्वेश्चन को बनाते हुए अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखा करके, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं कि इंडिया का मैक्सिमम पोटेंशियल ये है, हम अभी करंटली यहाँ या यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ या यहाँ जो काम कर रहे हैं इसमें संभावित क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी मतलब पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इसमें क्या क्या गवर्नमेंटल रीजन हो सकते हैं, इसमें और भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन सब चीजों का हम व्याख्या कर देते और उसके साथ हमें मैक्सिमम पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे इस किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगा, अगर हम इस पे कहीं भी आगे पीछे होते हैं तो एलोकेटिवली एफिशिएंट होना पड़ेगा हमको। इन सब चीजों की अगर बात कर देते तो यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था। ठीक है, यही मेंस का क्वेश्चन था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं यार, कहाँ चल जा रहे हैं यहाँ ना। ठीक है, देखिए सीएपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ ठीक है, बोलना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है उस अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य है जो अपनी उत्पादन संभावना सीमा पर है। यानी कि कोई प्रोडक्शन है, ठीक है, कोई अर्थव्यवस्था है, कोई इकोनॉमी है। ठीक है, वो इकोनॉमी क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे बिहेव कर रहा है, काम कर रहा है। वो या तो यहाँ काम कर रहा होगा, या तो यहाँ काम कर रहा होगा, या तो यहाँ काम कर रहा होगा। ठीक है, वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे काम कर रहा है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य पूछ रहा है ना। हाँ, सत्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो सत्य पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा चीज सत्य है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को अर्थव्यवस्था किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना एक बिंदु तक एक वस्तु का अधिक उत्पादन कर सकती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन नहीं हम पढ़े यार, नहीं सुने हम सवाल। चलिए देखिए, से रिपीट कर रंजन। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि सही है, और सही किस कैटेगरी, किस कंडीशन में है, कि जो अपनी उत्पादन संभावना सीमा पर है। ठीक है, अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे काम कर रहा है। यानी कि कोई इकोनॉमी यही है, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हमने बना दिया, और इसी पे कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी वर्क कर रही है। ठीक है, इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है।
तो पहला ऑप्शन कहता है कि अर्थव्यवस्था को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वस्तु को के कुछ उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, ये तो सही बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, कि अगर इसमें आप एक प्रोडक्शन, इधर किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे थे और इधर आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यदि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो किसी एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु का त्याग तो आपको क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा का। देखते हैं, अर्थव्यवस्था को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वस्तु के कुछ उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। आंसर तो यही सही लग रहा है मैक्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अर्थव्यवस्था के लिए कोई सीमा या बाधा नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। कोई सीमा या बाधा कैसे नहीं हो सकता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसीलिए तो बन रहा है कि सीमा या बाधा है। ठीक है, कि आप मैक्सिमम कुछ भी किसी भी चीज का इनफाइनाइट प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लग रहा था सही, देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। अर्थव्यवस्था किसी एक अन्य वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना एक बिंदु तक एक वस्तु का अधिक उत्पादन कर सकती है। ये भी बिल्कुल गलत बात, नहीं, गलत क्योंकि अगर आप किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसी एक वस्तु का उत्पादन आपको घटाना ही पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी के लिए वैलिड है जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसकी उत्पादन संभावना सीमा एक ऊपर की ओर झुकी हुई वक्र है। ये तो गलत बात है भाई। वक्र क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है। ठीक है, ये क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है। ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र कहने का मतलब क्या है, ऊपर की ओर ऐसे झुका हुआ रहता है। ठीक है, या फिर ऊपर की ओर ये रहता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र नहीं है, ये डाउनवर्ड लेफ्ट, डाउनवर्ड राइट, सॉरी, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि कैसे झुका हुआ, कैसा वक्र बन रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये ग्राफ जो है यहाँ से डाउनवर्ड क्या है, राइट है, राइट की तरफ जा रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डाउनवर्ड राइट ये मूव करता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। अब यहीं पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उत्पादन संभावना सीमा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ध्यान से देखिए, अब क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। उत्पादन संभावना सीमा जैसे ही बोलेगा हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए इस तरीके का। उत्पादन संभावना सीमा संसाधन वक्र सीमित होने के कारण दाईं ओर नीचे की ओर झुकी हुई है। देखिए दाईं की ओर नीचे की ओर झुकी हुई है, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात बोल रहा है। उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी के आधार पर जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न संयोजन, मतलब अलग अलग एलोकेशन, ठीक है, उत्पादन संभावना सीमा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसी के लिए तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना सीमा पर या उसके अंदर कोई भी बिंदु मौजूदा प्रौद्योगिकी और संसाधनों के तहत प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर उत्पादन सीमा पर, अगर इस पे बात करें या इसके अंदर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्स है उससे आप ये वाला चीज क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछा था इस पे थोड़ा सा हो गया था कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप आइडियली वर्क कर पाइएगा। आइडियली इन द सेंस कि जब आपके पास पूरी तरह से सारे संसाधन अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे लेबर 100% इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो फिर वही चीज है, लेकिन यहाँ पे हो तो सकता है ना, डेफिनेशन के अनुसार तो हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, पर डेफिनेशन के अनुसार हो सकता है। इसके लिए ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चौथा, अब ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा यही गलत होगा। ठीक है, पर देख लेते हैं इसको भी। कहता है कि उत्पादन संभावना सीमा पर किसी एक वस्तु का उत्पादन को दूसरी वस्तु के उत्पादन में बदलाव किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। हाँ, बिना, जब तक उसको बदलाव नहीं कीजिएगा, जब तक कोई ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। क्या
ये क्या आज खत्म हो गया आज, नहीं नहीं अभी चलेगा यार, कितना बज रहा है अभी तो 9:15 है है। ना? वही तो हमको लगा। 30-40 मिनट कम से और बैठे नहीं। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आइए थोड़ा सा कौन कौन है एक्टिव। सुधीर जी बोला ना भैया, और संदीप जी सुन रहे हैं? हमारे लेवल से बाहर लगी था। आप देखिए सुनिए भैया सर, ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ये लेवल से बाहर इसलिए लग रहा था कि ये वाला टॉपिक आप शुरू से 2 क्लास नहीं किए हैं। अब जो टॉपिक है ना, इसको खाली बस सुनते रहिए, 40 मिनट में बहुत सारा चीज क्लियर होगा। अगर कहीं भी अगर कहीं भी लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो बीच में हमको टोकिएगा, ठीक है, कि हमको ये चीज नहीं समझ में आया, ठीक है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं? क्या बोल रहे हैं? ठीक है सुधीर जी, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं? यही टॉपिक है, इसी का आगे है, लेकिन अब वो पीछे वाला जैसा होता है ना कि पीछे से रिलेटेड नहीं है, अब आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक टॉपिक आता है ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या है? वृद्धि। और सस्टेनेबिलिटी या फिर इसी चीज को कहीं कहीं डेवलपमेंट लिखता है, ठीक है। इसी को क्या लिखता है? डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कहता है कि अगर किसी भी चीज में ग्रोथ हो रहा है तो आप इसको डेवलपमेंट मत समझिए। पहले यही समझा जाता था, पहले समझा जाता था कि अगर हम किसी चीज को अपने प्रोडक्शन में वृद्धि कर रहे हैं तो यही हमारा क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट तब होगा जब हम ग्रोथ तो कर, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। हाँ, जब सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है? जैसे वही वाला चीज कि अगर हम किसी एक खेत से कुछ उत्पादन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक खेत में हम क्या कर रहे हैं? गेहूं चावल कुछ भी लगा रहे हैं, और इसको लगाने के क्रम में इसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हम लें, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें बहुत सारा केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है? गेहूं जहां एक कट्ठा में 1 मन होना चाहिए, मतलब कट्ठा मन 1 मन यानी कि 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। 1 कट्ठा में 40 केजी जहां प्रोडक्शन होना चाहिए, वहां हम 1 कट्ठा में कितना निकाल ले रहे हैं? 80 केजी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हम आज तो 80 केजी निकाल ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 5 साल के बाद इस जमीन का उर्वरक शक्ति क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो इस तरीके का जो मतलब मिट्टी का पूरा दोहन हो रहा है। बिल्कुल दोहन हो रहा है, मिट्टी का दोहन हो रहा है। यही हो रहा है पंजाब में तुम्हारा, हाँ। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा केमिकल ये सब यूज किया जाता है, और इसी चीज को मतलब फिर से सस्टेन करने के लिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति को जगह जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए क्या कहता है कि आप इस चीज को डेवलपमेंट मत मानिए, ये आपके लिए डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तब होगा जब ये जो खेत जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं समय के साथ, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सस्टेनेबिलिटी का बात जब भी आएगा, ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि समय के साथ, ठीक है, अगर इंक्रीज इन टाइम हो रहा है, समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ने के साथ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, जो हमारे ये खेत है इस केस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्वालिटी में, ठीक है, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्वालिटी में और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्वांटिटी में, ठीक है, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मतलब ये जो जिस चीज से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस संसाधन के क्वालिटी में या उसके मात्रा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि यही संसाधन का इस्तेमाल हमारे आने वाले जनरेशन भी करेंगे। अगर हम मिट्टी को छोड़े ही ना उर्वरक, हम इसका पूरा उर्वरकता शक्ति ही क्या कर दें? खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं उसके लिए सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो वहनीयता नहीं रहेगी चीजों में, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट में अंतर, सॉरी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ में अंतर। ग्रोथ क्या कहता है? ग्रोथ कहता है कि बस प्रोडक्शन बढ़ाना है हमको, ठीक है, हमको क्या करना है? मूव बियॉन्ड पीपीसी,
पीपीसी के बाहर बढ़ जाओ, ठीक है। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी जो है ना, उसको क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। हमको अच्छा से अच्छा चावल का प्रोडक्शन करना है, अच्छा से अच्छा मात्रा बढ़ाना है। लेकिन इस मात्रा बढ़ाने के क्रम में उस खेत के साथ क्या हो रहा है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज हम मात्रा बढ़ा ले रहे हैं, यानी वो क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। ये कहता है सिर्फ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होना चाहिए, बस इसी से मतलब हमको, ठीक है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है, कहता है कि ओवर टाइम, समय के साथ, ठीक है, आपका क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम धीरे 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 मिट्टी का गुणवत्ता घटाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो चावल गेहूं प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यह जीडीपी के ऊपर भी अनेक चीजों को साथ साथ लेकर चलने से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट को नहीं देखा जाता है, सस्टेनेबिलिटी में है कि अगर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको प्रोडक्शन थोड़ा सा कम भी करना पड़े तो आप कीजिए। आप 40 जगह की जगह पे 30 केजी ही वेट जनरेट कर पा रहे हैं उसी जमीन से, जहां पे वो 80 कर रहा था। आपको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए 30 केजी ही कर पा रहे हैं, तो आप यही कीजिए। लेकिन आप क्या कीजिए, उस चीज को सस्टेन करके रखिए। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करते हुए आप कितना मैक्सिमम यहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना, आपको हर्बिसाइड पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना, आप बायोकेमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जिसको नेचुरल फार्मिंग करके, ठीक है, आप जो प्राकृतिक रूप से संसाधन है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, आप जितना प्रोडक्शन ले सकते हैं लीजिए। मतलब प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन तो मैक्सिमाइज, मतलब उत्पादन अगर हमको जितना करना है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हैं वही है कि जो हम पेस्टिसाइड ये सब यूज कर रहे हैं वो सब कम करें, वो सब कम कर दें। हाँ, वो जितना कम से कम करके या फिर बिल्कुल ना करके जो भी आपको प्रोडक्शन मिल रहा है वो हमारे लिए सही है। वही है डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में अंतर। मूल रूप से यही है कि उसको मतलब बचा के रखना कि फ्यूचर में आने वाले लोग यूज कर सके। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ तक ये वाला चीज क्लियर हुआ सुधीर भाई? सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट क्लियर है? हाँ भैया, सस्टेनेबिलिटी और समय के साथ छेड़छाड़ करते हुए डेवलपमेंट। चलिए ठीक है, हाँ ये क्लियर है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आप लोग पे भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी पूरा पढ़े नहीं ना वो पूरा पीछे वाला, तो ये हम छोड़ दे रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे कर सकता है डिस्कस यार, क्या दिक्कत है? कर देंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर रहने दीजिए ना, अभी इसको हम कर सकते, ठीक है, तो फिर अगला बार जब रहेगा ना हाँ, कर देना, तब तक देख लेगा सर। हाँ ठीक। देखिए ठीक ना, अब आइए इसमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। ये हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड का मतलब है मांग। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा, ठीक है, का वह मात्रा, ठीक है, किसी भी वस्तु और सेवा का वह मात्रा जो कोई ग्राहक पाना चाहता है, ठीक है, पाना तो चाहता है, ठीक है, और उसको पाने के लिए वो काबिल है, ठीक है, यानी कि विलिंग, ठीक है, विलिंग तो ठीक है, विलिंग तो ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या है, एबल भी है। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमको फॉर्च्यूनर लेना है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमको फॉर्च्यूनर लेना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम फॉर्च्यूनर लेने के लिए एबल नहीं है। अगर हम एबल नहीं है तो ये फॉर्च्यूनर मेरा डिमांड नहीं हो सकता है, ये मेरा मांग नहीं हो सकता है। हमारा मांग तभी होगा जब हम किसी चीज को लेने की इच्छा रखते हैं और साथ ही साथ इच्छा के साथ हमारे पास सामर्थ्य है कि हम वो चीज खरीद सकें, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा कि हमको एक साइकिल लेना है, ठीक है, साइकिल लेने के लिए मेरे पास पैसा है, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि साइकिल ले, हमको साइकिल का जरूरत ही नहीं है, मेरा जो काम है वो मोटरसाइकिल से हो रहा है, हम साइकिल क्यों ले, मेरे पास पैसा तो है, ठीक है। यानी कि दोनों ही चीजें इसमें काम आएगा, इसमें दोनों चीज पे ध्यान देना होगा कि आपका इच्छा भी होना चाहिए, ठीक है,
और आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए। और जब दोनों चीज होगा एक साथ, तब कहेंगे कि किसी चीज का डिमांड क्या है, फुलफिल हो रहा है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगा। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर पूछ दे, किसी वन लाइनर एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है। तो डिमांड है ग्राहक, कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को लेने की इच्छा रखता है और साथ ही साथ वो चीज लेने का उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है। और ये डिपेंड करता है किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है, एक निश्चित समय में। जैसे कि हमको फॉर्च्यूनर लेना है, ठीक है, हम आज से 10 साल बाद काबिल हो जाएंगे, हम आज से 10 साल बाद क्या कर लेंगे, ले लेंगे उस चीज को। तो क्या अभी से वो मेरा मांग है? नहीं, वो 10 साल बाद नहीं, वो किसी एक निश्चित समय में, ठीक है। अगर निश्चित समय में आप किसी चीज को खरीदने की इच्छा और सामर्थ्य रखते हैं, तो आप क्या हैं, वो आपका मांग है। इसका सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, हम कहीं गए 4 व्हीलर लेने, ठीक है, हम कहीं गए 4 व्हीलर लेने, हम गए सर्विस रूम, मतलब वहाँ शोरूम में हमने कैटलॉग देखा, उसका प्राइस देखा, अपना बैंक बैलेंस देखा और बोला कि ठीक है, हमको ये वाला गाड़ी चाहिए। और हम ये गाड़ी 7 दिन के अंदर में क्या कर लिए, खरीद लिए। तो ये क्या हुआ, एक निश्चित टाइम पीरियड में हमने किसी चीज को लेने की इच्छा रखी, हमारे पास वो सामर्थ्य था लेने का, और एक निश्चित टाइम पीरियड में वो चीज हम क्या कर लिए, गेन कर लिए या खरीद लिया या ले लिए। तो यही क्या हो गया, ये हो गया डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अब डिमांड कैसे काम करता है। तो डिमांड कैसे काम करता है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, हम सिर्फ कंडीशन बनाएंगे, ग्राफ अपने आप बनेगा। देखिए, बस ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइस होता है, जैसे कोई भी चीज अगर हमको लेना है तो वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, उसका कीमत कितना है, ठीक है, और कितना क्वांटिटी हमको चाहिए। हमको इन द सेंस कि मार्केट में लोगों को चाहिए, ठीक है। हमको मतलब, हम का मतलब यहाँ बिहारी वाला हम मत समझिएगा, हम का मतलब हम हो गए, हम आप सब कोई, ठीक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति ए है, ए के पास 100 रुपया है, व्यक्ति बी है, बी के पास 80 रुपया है, व्यक्ति सी के पास 70 रुपया है, ठीक है। इसी तरह सबके पास है 60 रुपया है, 40 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, ठीक है। अब कोई वस्तु है जो कि 100 रुपया में मिल रहा है, कोई वस्तु है जो कि 100 रुपया में मिल रहा है। तो 100 रुपया में मिल रहा है, तो उसको कौन खरीद सकता है, सिर्फ ए खरीद सकता है। कोई वस्तु अगर 100 रुपए का है तो उसको कौन खरीद सकता है, सिर्फ ए खरीद सकता है, क्योंकि सिर्फ ए के पास 100 रुपया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ये समझिएगा कि इच्छा सबको है खरीदने की, इच्छा क्या है, सबको है। आप ये मत सोचिएगा कि इच्छा नहीं है तो कैसे लेगा, इच्छा को हम मान के चल रहे हैं कि इच्छा सबको लेने का है। वो वस्तु अभी 100 रुपया में मिल रहा है, 100 रुपया में कौन खरीद सकता है, सिर्फ ए खरीद सकता है। अगर वो वस्तु 80 रुपए का हो जाए, 80 रुपए का हो जाएगा तो बी भी खरीद लेगा। अगर वस्तु 60 रुपए का हो गया तो सी भी खरीद लेगा। अगर वही 40 का हो गया तो डी भी खरीद लेगा। उसी तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, वस्तु का प्राइस जैसे जैसे घट रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले सिर्फ ए खरीद, फिर एक सिर्फ ए खरीद रहा था, फिर बी भी खरीदने लगा, फिर सी खरीदने लगा, डी ई एफ। यानी कि क्या यही वाला जो ग्राफ है, क्या हमारा प्राइस और डिमांड का ग्राफ नहीं बन गया, ठीक है। यही जो ग्राफ है हमारा क्या बन गया, प्राइस और डिमांड का ग्राफ बन गया। बस यही ग्राफ को बस आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, और इसी से का सारा चीज आपका क्लियर होते चला जाएगा। यानी कि डिमांड और प्राइस का ग्राफ जो है वो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द, क्या, क्वांटिटी डिमांडेड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि किसी वस्तु का कितना प्राइस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, उसका क्वांटिटी डिमांडेड। कितना वस्तु का मांग हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि उसका प्राइस कितना ज्यादा कम है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वाइसे वर्सा भी सही है, इसका वाइसे वर्सा सही नहीं है। यही है इकोनॉमी का जादू, ठीक है। अगर इसका वाइस वर्सा में हम जाएंगे, अगर इसका वाइस वर्सा की बात करेंगे कि अगर
प्राइस घटने या बढ़ने से क्वांटिटी पे क्या अंतर पड़ रहा है, तो वही वाला चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो हमको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर प्राइस के वजह से क्वांटिटी पे अंतर पड़ने लग जाए तो वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बताएगा कि इकोनॉमी इन्फ्लेट कर रहा है कि डिफ्लेट हो रहा है। अगर हिंदी क्वांटिटी में बता दी। मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति बता देगा। ठीक है, अगर हम प्राइस से क्वांटिटी की बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये कंडीशन, इसमें ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो यही डिपेंडेंसी उल्टा हो जाएगा, और यही जब डिपेंडेंसी उल्टा हो जाएगा तो इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल उलट का पुलट हो जाता है। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको, पहले ये बताइए हमको। बिल्कुल सुधीर जी ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस तो बढ़ घट रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ घट रहा है, इससे क्वांटिटी डिमांड मतलब इसका मांग जो है, मात्रा, मांग की मात्रा कह लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है। लेकिन ये तब है जब हम अन्य सभी फैक्टर्स को क्या करके मान चल रहे हैं, स्थिर करके चल रहे हैं। जब ये तब है जब बाकी सभी फैक्टर्स को क्या मान के चल रहे हैं, स्थिर मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम बस अभी जस्ट देखने वाले हैं कि ये और क्या फैक्टर्स है जिसको कि हम स्थिर मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या फैक्टर्स है जिसको स्थिर मान रहे हैं, तो यही जो फैक्टर्स को स्थिर माना जाता है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सीट्रस पेरिबस। ठीक है, ये कई बार एक बार क्वेश्चन पूछे हुए था कि इन लॉ ऑफ डिमांड व्हाट डू यू मीन बाय सीट्रस पेरिबस। सीट्रस पेरिबस से मतलब क्या होता है, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप हिंदी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हिंदी भी लिखेगा सीट्रस पेरिबस, क्योंकि इसका कोई हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट होता ही नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वैज्ञानिक नाम का अब जो भी रहे, ठीक है, लग तो रहा है सीट्रस पेरिबस वैज्ञानिक का नाम जैसा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वस्तु की मात्रा में क्या बढ़ोतरी हो रहा है या क्या वस्तु की मात्रा कम हो रहा है, उसका डिमांड, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उस वस्तु के कीमत के। लेकिन हाँ, लेकिन ये कीमत पे होगा तब होगा जब बाकी सीट्रस पेरिबस होगा, मतलब बाकी सारे चीज क्या होंगे, स्थिर होंगे, बाकी सारे ऑल कांस्टेंट होंगे। अब देखिए आगे आइए, बाकी सारे चीज स्थिर पेरिबस बताओ ना, देख कहाँ है। आ रहे हैं अभी अचानक से, कैसे पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसका। ठीक है, देखिए ठीक देखिए, तो अब क्या बोल रहे हैं कि यदि मूल्य में कोई बदलाव होता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर वो वस्तु 80 रुपए का मिल रहा था तो कितना आदमी खरीदेगा भाई, 2 आदमी खरीदेगा, ए और बी खरीदेगा। अगर वस्तु 60 रुपए का मिल रहा था तो ए बी के साथ सी भी खरीदेगा। अगर वस्तु 100 का मिल रहा था तो कौन खरीदेगा, सिर्फ ए खरीदेगा। यानी कि अगर वस्तु के मूल्य में कोई बदलाव होता है तो मूवमेंट जो होगा लाइन के अलॉन्ग होगा, कोई दिक्कत। वस्तु के मूल्य में कोई बदलाव हो गया, हम बोल रहे हैं कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे 100 लोग मांग रहे हैं, यहाँ 80 मांग रहे हैं, यहाँ 50 मांग रहे हैं, यहाँ 20 मांग रहे हैं, यहाँ 10 मांग रहा है। ये हो गया प्राइस इसका, ये प्राइस है यहाँ पे 100 रुपया, ये 80 रुपया, ये 60 रुपया, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन बना दिए। हमने बोला कि इस पॉइंट पर कीमत 50 रुपया है, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 50 लोग डिमांड कर रहे हैं। इस पॉइंट पर कीमत 80 रुपया है, कितने लोग डिमांड करेंगे, 20 लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करें, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करते रहें, यहाँ क्या कर रहे हैं, 100 से 80 पे आए, 80 से 50 पे आए, मूल्य में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ जा रहा है, हाँ, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मूल्य में कोई भी बदलाव होगा तो मूवमेंट जो होगा डिमांड का वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। दिक्कत है क्या? आप लोग बोल सकते हैं सुधीर जी, कहीं भी दिक्कत होगा बोलिएगा। है भाई कि नहीं है लोग? अरे हाँ भैया बोलो ना। मत दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक ना, नहीं बोलिएगा तो हम मान के आगे बढ़ जाएंगे कि समझ में आ रहा है। डिपेंडेंट इतना समझ में आ गलो।
हाँ आ गया ना, चलिए अब आइए। यदि मूल्य को छोड़कर हम क्या बोल रहे हैं, अगर मूल्य को प्राइस पे, नहीं सर, हाँ डिमांड मूल्य में ही कहला हूँ, तो अगर वाइस वर्सा कहे के मतलब ना समझ पड़े, थोड़ा सा क्लियर कर तो। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी हम बोल रहे हैं कि प्राइस को अगर बढ़ाइएगा तो कोई हम्म, किसी वस्तु का मांग क्या होगा, घटेगा। ठीक हम्म, है, प्राइस को अगर घटा रहे हैं तो मांग इसका क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों बचे तो वाइस वर्सा हो ही गलो फिर तो। नहीं हुआ ना भाई, देखिए अब वो हम अभी इसलिए नहीं समझा पाएंगे, ठीक है, या नहीं समझाएंगे क्योंकि उस टॉपिक में जाएंगे तो हमको 10 मिनट उस पे इन्फ्लेशन पे लेक्चर देना पड़ेगा। ठीक है, आइए बस आप ये अच्छा, समझ में रखिए, अभी बस आप ये समझिए, ठीक है, कि प्राइस बढ़ घट रहा है, कैमरा। क्वांटिटी हम्म, डिमांडेड बढ़ घट रहा है। ठीक है, हम्म, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, राइट। और इससे जब प्राइस तय होने लगेगा, हम्म, क्वांटिटी डिमांड अगर किसी, चलिए देख ही लीजिए 2 मिनट, अगर मार्केट में आलू का संख्या कम जाए, ठीक है, हम्म, अगर मार्केट में आलू का संख्या कम जाए तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ गया। ठीक है, तो ये डिमांड के ठीक है। अनुसार नहीं हुआ, ये मार्केट अपना खुद तय किया हुआ है, ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अगर मार्केट में क्वांटिटी किसी वस्तु का घट गया और उससे प्राइस बढ़ गया, तो यही तो जादू है इकोनॉमी का, कि आप वाइस वर्सा सही नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, वो मैथ ठीक, मैथ सही में बोले। मैथ में हो जाता था, इकोनॉमी में नहीं होगा। इकोनॉमी में इससे इसका डिपेंडेंसी दिखाइएगा तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, इससे इसका डिपेंडेंसी दिखाइएगा तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट को अगर समझ गया तो इकोनॉमी समझ में आ गया। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हुआ कि प्राइस से अगर क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मांग का नियम बोलेंगे। हम्म, अगर क्वांटिटी से प्राइस पे इफेक्ट पड़ने लग जाए तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अगर वस्तु में, ठीक। अगर मार्केट में बहुत सारा आलू गिर जाए, आलू का दाम हम्म, क्या हो गया, घट गया। हम्म, ठीक है, यानी आलू का वैल्यू क्या हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है, आलू का प्राइस क्या हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। हम्म, ठीक है, हालांकि डिफ्लेशन का और अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि खाली प्राइस घट जाता है तो उसमें टाइम पीरियड वगैरह सारा चीज हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, पर अभी अभी तो क्लियर है ना ये चीज। हम्म, ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस घट रहा है, वस्तु का मांग बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वस्तु का मांग घट रहा है, लेकिन क्या इस वस्तु का मांग सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड करता है, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, अभी मेरे पास घर में एक जूता है जो हम पहनते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 सेट कपड़ा है जो कि हम अभी पहनते हैं। ठीक है, हम अभी क्या है, 20,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, 20,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। मेरे पास एक जूता है, 4 सेट कपड़ा है, अगर हम 50,000 रुपया कमाने लगे, क्या मेरे पास एक ही जूता, एक 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 पेयर ऑफ शू होगा और क्या 4 ही सेट कपड़ा होगा, नहीं, ये संख्या बढ़ेगा। ये संख्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेट ऑफ शर्ट्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज बढ़ जाएगा मेरे पास। हम फिर हो सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन भी देखने लगे, हो सकता है हम ब्रांड के पीछे भी भागने लगे, और भी बहुत सारी चीज हो सकता है। ठीक है, तो यही जो, और बाकी चीजों को जो हम कांस्टेंट माने थे ना, वो इन्हीं चीजों को कांस्टेंट मान रहे थे। ठीक है, कि वस्तु का मांग में वृद्धि या कमी सिर्फ और सिर्फ उसके मूल्य से नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति के इनकम से भी हो सकता है, वो किसी दूसरे वस्तुओं के और सेवाओं के दाम से भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि पेप्सी क्या कर दे, अपना दाम बढ़ा दे, पेप्सी मिलने लगे 150 रुपया में, क्या आप पेप्सी खरीदने जाइएगा, आप पेप्सी बोलिएगा कि हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप पेप्सी ना नहीं हो तो खरीदेंगे। कौन चलाएगा? ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप दूसरा वस्तु खरीदना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, दाम घटा किसका, दाम बढ़ा किसका, पेप्सी का, और डिमांड बढ़ गया किसका, दूसरा वस्तु का, कोका कोला का। प्राइस किसका बढ़ रहा है, पेप्सी का, डिमांड किसका बढ़ रहा है, कोका कोला का। तो ये भी एक अलग कंडीशन हो गया कि कोई दूसरा वस्तु का दाम बढ़ रहा है और किसी और वस्तु का दाम बढ़ रहा है, उससे किसी और वस्तु का डिमांड बढ़ने लगे। ठीक है, तो क्या इसके मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ पे अगर कोई कोका कोला है, ठीक है,
कोका कोला है, तो कोका कोला के प्राइस में क्या कोई अंतर हुआ? आंसर है नहीं। इसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्राइस में बदलाव किसका हुआ है? इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, इसके जगह पे जो हम कंज्यूम करते हैं उसका प्राइस बढ़ा या घटा है, लेकिन इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया। ठीक है, यानी यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि इस वस्तु का मांग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने इनकम पे नहीं डिपेंड करेगा, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसमें फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है इनकम। सबसे पहला फैक्टर क्या है? इनकम है। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी वस्तु का इनकम, अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ गया। अब चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये था हमारा प्राइस। ठीक है, ये था हमारा क्या? प्राइस। ठीक है, पहले ये था मेरा, ये हम अपने लिए एक पर्सनल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसी से आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे चलेगा। यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा इनकम है अभी 10,000 रुपया। ठीक है, हमारा इनकम है 10,000 रुपया। हम क्या करते हैं, कि हम, ये है प्राइस और ये है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ, ठीक है, कपड़ा। ठीक है, 5 सेट कपड़ा मेरे पास है अभी। ठीक है, 5 सेट कपड़ा है और इस कपड़े का प्राइस कितना था? प्राइस था इसका 500 रुपया, मान के चलिए। ठीक है, इस कपड़ा का प्राइस कितना था? 500 रुपया। अब मेरा इनकम हो गया 10,000 से बढ़कर के 20,000। ठीक है, अब मेरा इनकम क्या हो गया? 20,000। अब हम यही 500 वाला कपड़ा अब 5 सेट के जगह पे मेरे पास कितना हो गया? 7 सेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया। अब जो हम 5 सेट कपड़ा रख रहे थे, अब हम क्या रख रहे हैं? 7 सेट कपड़ा रख रहे हैं। मेरा इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। क्या वस्तु का मूल्य बढ़ा? क्या शर्ट का दाम बढ़ा? नहीं, शर्ट का दाम नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? मेरा इनकम बढ़ा। और इनकम बढ़ने से हमने क्या कर दिया? क्वांटिटी को बढ़ा दिया। और अगर हम इनकम बढ़ने से क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। अब यही वाला ग्राफ जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही वाला ग्राफ जो है 500 का ही कपड़ा, 500 का कपड़ा हम अब कितना रख रहे हैं? 7 को रख रहे हैं। यानी कि अब जो लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे मान के चलिए कि मेरा जूता था। ठीक है, यहाँ पे मेरा जूता था। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ शू हम रख रहे थे। ठीक है, इसका दाम कितना था? 1,000 रुपया मान के चलिए। ठीक है, 1,000 रुपया का जूता। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए 5 पे आ गया। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हम बढ़ गए। यहाँ पे एक पेयर ऑफ शू था, एक से हम कहाँ चले गए? 2 पे चले गए। अब जब 20,000 रुपया मेरे पास आया, 1,000 रुपया का हम 2 जूता रखने लगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से कहाँ चला गया? आगे शिफ्ट कर गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गया? आगे शिफ्ट कर गया। यानी कि अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बस याद रखिएगा ध्यान से एकदम, कि यदि मूल्य को छोड़कर, यदि वस्तु का मूल्य को छोड़कर, जैसे कि अगर हम शर्ट खरीद रहे थे तो शर्ट के प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आया है, चेंजिंग आया हमारे आय में। ठीक है, तो यदि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि वस्तु के मूल्य को छोड़ करके और किसी भी फैक्टर में कोई बदलाव होगा, ठीक है, और किसी भी फैक्टर में कोई बदलाव होगा, तो यही क्वांटिटी और प्राइस का ग्राफ या तो इधर बढ़ सकता है या तो क्या होगा? इधर बढ़ सकता है। ठीक है, अब यही चीज क्या था कि अगर 10,000 से मेरा इनकम और क्या हो जाता? कम हो जाता, 5,000 हो जाता, तो 5 के जगह पे हम क्या रखते? अब 2 सेट कपड़ा रखते हैं। यहाँ पे 5 सेट कपड़ा रख रहे हैं। अब मेरा इनकम कम हो गया, अब हम क्या करेंगे? 2 ही सेट कपड़ा रखेंगे। ठीक है, 500 का ही शर्ट है। ठीक है, ये शर्ट 500 का ही है, लेकिन अब मेरे पास 2 ही सेट रहेगा। पहले 5 सेट था, तो ये वाला लाइन कहाँ चला आया? नीचे चलाया गया। ये चीज पूरा समझ में आया कि नहीं? पहले हमको ये बताइए। ठीक है। संजीत जी भी हैं क्या? चलो। अविनाश भैया? हाँ,
मतलब वही ना कि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड में यही नियम कहता है कि प्राइस को छोड़कर और जितना भी फैक्टर को कांस्टेंट माने थे, वो हाँ अगर फैक्टर में से कोई भी चेंजेस आता है हाँ, तो वो ग्राफ जो है तुम्हारा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। नीचे भी आ सकता है। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, अब देखिए कि और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो और जो भी ग्राफ फैक्टर पर होंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। हाँ नहीं, ग्राफ जैसे देखिए स्ट्रेट लाइन हम लोग ऐसे मान लेते हैं, पर एक्चुअल ग्राफ जो होता है ना वो कुछ इस तरीके का कर्व हो जाता है। ठीक है, पर इस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी अभी मान के चलिए कि ग्राफ जैसे देखिए ये क्या है, ये आइडियल कंडीशन है भाई। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन है। आपको भी पता, हमको भी पता है, चाइना के व्यक्ति को भी पता है कि आइडियल कंडीशन कभी भी फुलफिल होता नहीं है। ठीक है, मैं वो हमें पीछे बता रहा हूँ, ग्राफ ऊपर कर्व होता है। अच्छा वो वाला चीज नहीं, तो वो तो ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाला चीज यही रहेगा। ये आइडियल और प्रैक्टिकल वाला केस में बस खाली वही है कि ग्राफवाई खाली ऐसे करके ऐसे चेंज हो जाएगा, पर बाकी बात बाकी उसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अप एंड डाउन होगा। हाँ, उसमें अप एंड डाउन वाला वैसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनकम अगर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ से हम लोग देखिए, हम टाइप ऑफ गुड अलग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इनकम बढ़ रहा है हमारे पास, फैक्टर का चर्चा कर रहा था। हाँ ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स वही है कि अगर मूल्य है, ठीक है, तो मूल्य के परिवर्तन से तो इस पे कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा था, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं कोई चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा था ना। लेकिन अगर मूल्य को छोड़ करके और कोई भी फैक्टर हो, और कोई भी फैक्टर कौन है, ये सारे चीज, ये सारा का सारा चीज। ठीक है, मूल्य को छोड़कर बाकी जो भी फैक्टर होगा, यानी ये पूरा का पूरा चीज होगा, अविनाश भैया, इसी को बोलेंगे सीट्रस पेरिबस। अच्छा, इसी को बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या, आय हो गया, दूसरे वस्तुओं सेवाओं के दाम हो गया, टेस्ट और ठीक है। अब ध्यान मूल्य दीजिएगा, परिवर्तन का अब यहाँ पे आशंका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर हम इनकम की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, तो इनकम में इनकम को वेरिएबल रखेंगे, और उस केस में मूल्य के साथ ये जो चीज आ गया, ये सब का सब हो गया क्या, सीट्रस पेरिबस। समझ रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि जिस चीज से आप वेरिएशन दिखा रहे हैं डिमांड में, कि इस वजह से डिमांड में कोई अंतर आ रहा है, उस चीज को छोड़ करके बाकी जितना भी चीज होगा वो सारा का सारा सीट्रस पेरिबस। ठीक है, चलिए देखते मतलब हैं। ये है सातों का सातों तुम्हारा फैक्टर, ठीक है, और बिल्कुल, सातों का फैक्टर है, सातों में से किसी एक को का लेके वेरिएशन दिखा रहे हैं, तो हाँ, बाकी बचा हुआ 6 तुम्हारा 6 जो हो गया वो क्या बोला, सीट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस। सिट्रस वेरिएबल्स हो जाएगा। मतलब बाकी सारे के वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, कि बाकी में, हाँ जैसे कि मान के चलिए एक में वेरिएशन देख रहे हैं, उसी समय दूसरा में भी वेरिएशन दिखाने लगे, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना मामला। हाँ, इसलिए हम, complicated हो हाँ जाएगा, इसलिए बिल्कुल क्या करते हैं कि एक में जब वेरिएशन दिखा रहे हैं तो बाकी को हम क्या कांस्टेंट मान के चलते हैं, कि बाकी चलो भाई कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलिए इनकम की बात करते हैं। ठीक है, मांग में क्या है, सबसे पहला इनकम पे क्या होता है, यदि इनकम में वृद्धि हो जाए, कोई व्यक्ति है, इनकम में उसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, मतलब उसका जॉब नहीं था, अभी जॉब आ गया। अब जॉब आ गया तो वो क्या होगा, उसके पास टेंडेंसी आएगा, किसी भी सामान को खरीदने का टेंडेंसी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इनकम के साथ जो भी बदलाव दिखाएगा, ठीक है, डिमांड में, वो किस पे दिखाएगा, किसी न किसी वस्तु पे दिखाएगा व्यक्ति। ठीक है, वो व्यक्ति क्या दिखाएगा, किसी न किसी वस्तु पे दिखाएगा। अब यहाँ पे इनकम में जब वृद्धि होता है तो दो तरह का आदमी, दो तरह का जो है वो बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा लाइफ एग्जाम्पल से हम लेकर के चलेंगे, और उसी तरीके से इकोनॉमी चलता भी है। एक जिसको वो नॉर्मल गुड मान रहा है, ठीक है, एक जिसको वो नॉर्मल गुड मान रहा है, और एक जिसको वो इन्फेरियर गुड मान रहा है, इन्फेरियर गुड मान रहा है। ठीक है, नॉर्मल गुड मतलब सामान्य वस्तु, इन्फेरियर का मतलब घटिया माल। ठीक है, हिंदी इसका घटिया माल ही लिखता है। ठीक है, मतलब कि ये जो है कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका इनकम क्या हो गया भाई, उसका इनकम बढ़ गया। तो अगर इनकम बढ़ जाएगा उसका, तो जो भी नॉर्मल गुड्स होंगे, नॉर्मल गुड होगा, उसका कंजम्पशन क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। देखिए, यदि इनकम बढ़ेगा तो सेम प्राइस के वस्तुओं का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, मतलब कि जब इनकम मेरा कम था, ठीक है, तो हम हफ्ता में एक पिज्जा खाते थे। इनकम मेरा कम था तो हम हफ्ता में एक पिज्जा खाते थे। अब इनकम मेरा बढ़ गया है तो हम हफ्ता में 3 पिज्जा खाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? पिज्जा एक नॉर्मल गुड है, पिज्जा एक नॉर्मल गुड है जिसका कंजम्पशन हम बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है सुधीर जी? ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखिए, इनकम मेरा पहले कम था, ठीक है, हम ठेला पे जाकर रेडी वाले के पास जाकर के कुछ चाट वगैरह फुचका वगैरह खा लेते थे। ठीक है, अब मेरा इनकम बढ़ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको अगर कहीं जाते थे बाहर मार्केट में तो ठेला वाला के पास 10 रुपए का गोलगप्पा जरूर खाते थे, या फिर जो ठेला पे उस तरह का मिठाई वगैरह बेचते रहता था वहां से 2 समोसा जरूर खाते थे। अब क्या हो गया कि हम जब मेरा इनकम बढ़ गया तो हम ठेला वाले के पास नहीं जा रहे हैं, हम किसी अच्छे होटल में जा रहे हैं और वहां जाकर के बैठ करके समोसा खा रहे हैं। पहले जब मेरा इनकम कम था तो ये जो ठेला वाले के पास हम जाते थे, हफ्ता में 3 बार चले जाते थे समोसा खाने। ठीक है, अब यहाँ कहा, अब यहाँ एक ही बार जा रहे हैं, 2 बार कहाँ चले जा रहे हैं? 2 बार चले जा रहे हैं, बढ़ के बढ़िया से होटल में खाने चले जा रहे हैं समोसा। ठीक है, हमने जिस गुड को इन्फीरियर मान लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, इन्फीरियर गुड कहने का मतलब आप ये मत समझिए कि वो वस्तु में कोई डिमेरिट आ गया। वो वस्तु अपने आप में वहीं पे है, आप उसका सेवन करना कम कर दिए हैं। इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि आप अब उसको इन्फीरियर मानने लगे हैं, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया है। अभी भी ये व्यक्ति किसी के लिए नॉर्मल गुड होगा। जो व्यक्ति अभी भी आप जिस पोजीशन पे पहुंच गए उस पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, उसके लिए अभी भी ये नॉर्मल गुड है। अभी वो इसका कंजम्पशन बढ़ा रहा है, उसके पास पैकेट खर्चा 10 रुपए एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो ठेला पे अभी भी चला जाता है। ठीक है, उसके पैकेट में पैसा बढ़ने से अभी भी इसका डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन आपके लिए ये कम हो गया क्योंकि आपने इसको अब क्या मान लिया? इन्फीरियर मान लिया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। ठीक है। ठीक है, यानी कि यहां से एक चीज कॉन्सेप्ट और क्लियर रखिएगा कि इन्फीरियर गुड या फिर नॉर्मल गुड, ये क्या है? ये आपका दिमाग का उपज है। इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड ऐसा नहीं है कि किसी कोई गुड दे देगा, लिख देगा कि ठेला पर का चाट और होटल का चाट, इसमें इन्फीरियर कौन है और नॉर्मल कौन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि एक गुड जो आपके लिए इन्फीरियर है वो किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। एक गुड जो आपके लिए नॉर्मल है किसी और के लिए इन्फीरियर भी हो सकता है। जैसे अभी मेरा इनकम 10,000 से 0 से 10,000 हुआ। ठीक है, हम क्या किए, होटल में जाना शुरू कर दिया। हम सोच रहे हैं कि भाई होटल में बैठ के खाना मेरा ये। अब किसी व्यक्ति का इनकम 40,000 से 50,000 हुआ, अब वो होटल में जाना भी कम कर दिया, वो रेस्टोरेंट में जा रहा है। अब रेस्टोरेंट उसके लिए नॉर्मल हो गया, ये होटल उसके लिए इन्फीरियर हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखिएगा कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि इन्फीरियर का है और नॉर्मल क्या है। ठीक है, तो ये चीज पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि यहाँ से दो चीज का हम लोग जिक्र किए। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 तरह का गुड का जिक्र किए। एक गुड बोले नॉर्मल गुड, ठीक है, और एक बोले इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड, और ये इन्फीरियर और नॉर्मल किसके आधार पे तय हो रहा है? इनकम के आधार पे। आपके पास क्या इनकम है इसके आधार पे तय हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ होता है। रोकते हैं यहीं पे अब इसको यहाँ से, पर वही चीज है कि फिर यहाँ पे रोकेंगे कल से। चलिए ठीक है, यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, ठीक है। नीचे हाँ 10 बज भी गया है अब, टाइम हाँ कोई हाथ ओकनी का है, ऐसे कहा बाहर होता